पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बवाल जारी है। नॉर्थ 24 परगना में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी बुरी तरह से मारा गया। इसके बाद से बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। थाने से बाहर निकल रहे कार्यकर्ताओं को आरएएफ के जवानों ने एक एक कर घेरा और उन पर जमकर लाठियां चलाई गई। लोगों पर लाठीचार्ज करते हुए बीजेपी ने महिलाओं का भी ख्याल नहीं किया। कई महिलाओं को गहरी चोट आई और कई लहूलुहान हो गईं। थाने के बाहर सादी वर्दी में मौजूद पुलिस के जवानों ने भीड़ को खदेड़ तो दिया, लेकिन इस दौरान बीजेपी के अनगिनत कार्यकर्ता जख्मी हुए। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक नेता की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क जाम कर दी थी। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को हथियार दिखाकर धमकी दी थी। अपने नेता की रिहाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ थाने में भी चली गई और बवाल तेज हो गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद आरएएफ के जवानों को बुला लिया गया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन टीएमसी की दलील है कि उन्होंने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार को घेरा है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि महिलाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखें। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए राज्य में महिलाओं के साथ पुलिस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार कर रही है। शर्म करो ममता जी, जनता माफ नहीं करेगी। इसके बाद बीजेपी ने भी सियासी मोर्चा खोल दिया। सांसद अर्जुन सिंह की अगुवाई में महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी का साथ दे रही है। जब कोई घटना घटती है, बीजेपी के लोगों पर हमला होता है, बीजेपी के लोगों पर जुल्म होता है, तो सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है। और जैसे दूसरे लोग आके जुल्म करेंगे, उस समय सीसीटीवी कैमरा ठीक हो जाता है इनका। तो ये बंगाल की पुलिस का ये कोई नया बात नहीं है। देखिए, मनीष शुक्ला की हत्या हुई, कैमरा बंद था। तो जब कोई तृणमूल के लोग पुलिस वाले हत्या कराएंगे, गुंडामी करेंगे, तो इनका कैमरा बंद हो जाता है। बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन पुलिस की सख्ती से भी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मिदनापुर में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और लगे हाथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखा दिया कि बंगाल के इस इलाके में उनकी टूटी बोलती। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। शुभेंदु अधिकारी ने नारा दिया, इस बार 200 पार। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। इस दौरान एक और दिलचस्प नारा भी दिया गया, हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। इससे पहले मिदनापुर में रैली करके टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा था और उन्हें गद्दार तक कहा था। लेकिन अपने रोड शो के जरिए शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को जवाब दिया और साथ ही अपनी ताकत का भी एहसास करा दिया। देखिए, मोदी जी का लहर है, परिवर्तन का रुझान है। ये तो आंधी शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना, सुनामी हो जाएगा। और बंगाल का जनता तैयार कर लिया। ये जो तोलाबाज भातीजा का सरकार चल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल का जनता तैयार है। ये मुंह तोड़ जवाब पब्लिक दे दिया ना। हमारी भारतीय जो डेमोक्रेसी है, इसमें पूरा सिस्टम तो होता है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। और इस बीच कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। अधीर रंजन चौधरी ने लेफ्ट के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करते हुए
बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है कि बंगाल में बीजेपी को खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और मुसलमानों को जब कहते हैं मुसलमान भाई आप साथ दो, तो मैं ममता बनर्जी के नसीहत देना चाहते हैं कि बंगाल में आपकी बदौलत, आपकी मदद से बीजेपी पार्टी की बंगाल में जाने का मौका मिला था। नहीं तो पहले बीजेपी पार्टी के बंगाल के लोग न पहचानते न जानते। आपने खुद बीजेपी पार्टी को बंगाल में जिस ढंग से पैर जमाने का मौका दिया और मदद किया, उसके चलते आज बीजेपी पार्टी बंगाल में आपके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये कहावत है कि जब बाबुल की पेड़ लगाया तो आम का फल आप कैसे आशा कर सकते हैं। तो बंगाल में अभी हाल आपकी ऐसा ही हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विजन को अपने आत्मनिर्भर भारत के संदेश से जोड़ा। पीएम पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय की 100 साल पूरे होने पर लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम पर भी सियासत शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें आमंत्रण ही नहीं दिया गया। যে কনভোকেশন হয়েছে বা ফাউন্ডেশনটা 100 বছর, ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি। নো আমন্ত্রণ, নো ফোন, নো নিমন্ত্রণ, নো বিশ্ব সাথে যোগে যেতে হয় বিহারও। हरियाणा के झज्जर जिले में किसानों के लिए खास मॉल खोला गया है। झज्जर में टीकरी बॉर्डर पर किसानों की जरूरत के लिए किसान मॉल खोला गया। यहाँ किसानों की रोजमर्रा की जरूरतों का सारा सामान फ्री में दिया जा रहा है। लगभग 500 से ज्यादा हम टोकन बांटते हैं एवरीडे, और उसमें से जैसे कल फर्स्ट डे था तो 200 के करीब किसान भाई हमारे पास पहुंचे कल, और आज हमें लग रहा है कि ये संख्या बढ़ेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपने निर्वाचन क्षेत्र जींद के उचाना का दौरा रद्द करना पड़ा। यहाँ किसानों ने हेलीपैड की जगह खोद दी और काले झंडे दिखाते हुए विरोध किया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक 19 साल के एसबीआई कर्मी की हत्या कर दी गई और शव को जलाने का प्रयास किया गया। हत्या का आरोप युवती के पूर्व प्रेमी पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाले विमानों पर रोक लगा दी है। इससे विमानन उद्योग को धक्का लगा है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सामान्य होने में और समय लगेगा। फेसबुक ने एप्पल के फेसबुक पेज का वेरिफिकेशन हटा दिया। एप्पल के प्लेटफॉर्म पर ऐप के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी के ऐलान के बाद फेसबुक ने ये कदम उठाया। सिडनी में हाल ही में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि हालात नहीं सुधरने पर दूसरे विकल्प के तौर पर मेलबर्न को तैयार रखा गया है। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति दिवस को धूमधाम से मनाने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि अटल जी को याद कर बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों को रिझाकर अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पीएम मोदी 25 दिसंबर को यानी कल 12 बजे अवध के किसानों को संबोधित करेंगे। साथ ही मोदी करीब 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा, राज्यसभा सांसदों, वरिष्ठ मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को लेटर लिखा है और तैयार रहने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक बहुत सारे स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें भारी संख्या में किसानों को भी बुलाया गया है। साथ ही मोदी का भाषण सुनने के लिए बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, देश भर की बड़ी मंडियों में भी पीएम का भाषण दिखाने के इंतजाम किए गए हैं। तो लखनऊ में सुबह 10 बजे से सीएम योगी किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे। साथ ही केंद्र के बड़े मंत्री और सांसद किसानों तक पहुंचकर नए कृषि कानून के फायदे समझाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून को लेकर अब सरकार ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर जब पीएम का संबोधन हो रहा होगा, तब सरकार के मंत्री अलग अलग जगह पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, महरौली में अमित शाह, अमेठी में स्मृति ईरानी, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, बरेली में संतोष गंगवार, कानपुर में केशव प्रसाद मौर्य और पटना में रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा होगा, ये सभी नेता और मंत्री किसानों के बीच में मौजूद रहेंगे और कृषि कानूनों के फायदे किसानों को समझाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कृषि आंदोलन जो चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस बिल को लेकर अब सरकार भी अपने एक्शन प्लान के साथ उतर रही है। अटल जी की जयंती पर मंत्रियों का समूह अलग अलग जगह पर मौजूद रहेगा। दिल्ली के महरौली में अमित शाह मौजूद रहेंगे, पटना में रविशंकर प्रसाद, यानी कि सरकार के सभी सीनियर मंत्री। अब सभी को किसान आंदोलन में खास ड्यूटी दी गई है। सभी मंत्रियों को किसानों के बीच रहने के लिए कहा गया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा होगा, उस दौरान ये सभी मंत्री किसानों के बीच अलग अलग जगह देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहेंगे और कृषि कानूनों के क्या फायदे हैं, किस तरह से कृषि कानून किसानों की जिंदगी को बदल सकता है। जो सरकार ये दावा कर रही है कि इन्हीं कृषि कानूनों के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो सरकार ने रखा है, सरकार उसको हासिल करेगी, उसको पाएगी। कैसे वो हासिल हो पाएगा, किस तरह से ये कृषि कानून आने वाले वक्त में किसानों के जीवन में सुधार करेंगे, ये तमाम सुधार सरकार के मंत्री किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। किसानों के बीच रहकर अब सरकार ये काम करने जा रही है। तो एक और इन कृषि बिलों के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान अपना मोर्चा खोले हुए हैं। अब सरकार ने भी इन कृषि बिलों के समर्थन में इनको लोगों को समझाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ब्रजेश पांडे सीनियर एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। ब्रजेश, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है, येस और नो, आप बिल वापस लें या नहीं, इससे कम पे कोई समझौता नहीं। अब सरकार ने भी एक अलग से मोर्चा खोल दिया है कि ठीक है, आप नहीं समझ रहे, लेकिन हम किसानों के बीच जाएंगे और हम उनको समझाएंगे कि देखिए इसके क्या फायदे हैं, कैसे ये आपकी इनकम डबल करेगा, कैसे ये आपके आने वाले वक्त को बदलेगा। तो सरकार भी एक पैरेलल अलग मोर्चा शुरू कर दिया और सीनियर जो मंत्री है सरकार के, उनको ड्यूटी असाइन कर दी है। बिल्कुल, सरकार पिछले कुछ समय से ये प्रयास लगातार कर रही थी। आपको याद होगा, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनके पास कई ऐसे किसान संगठन आए जिन्होंने इन 3 फार्म बिल्स के पक्ष में अपना समर्थन दिया और कहा कि केवल 2-3 राज्यों के किसान हैं जो इस मुद्दे को लेकर अड़े हुए हैं और ये सिर्फ राजनीति है। लेकिन सरकार भी ये जानती है कि जो किसान वहां पर डटे हुए हैं, उनसे उनको निपटना ही पड़ेगा और इसीलिए सरकार अपनी बात को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए कल सरकार अपना पूरा दमखम दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में उतार देगी। कल हम देखेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में होंगी, जो कि उनकी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। पीयूष गोयल हापुड़ में होंगे, रविशंकर प्रसाद पटना में होंगे, गृह मंत्री अमित शाह महरौली में होंगे, राजनाथ सिंह जो देश के मंत्री हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो द्वारका में होंगे। इसके अलावा देश की वित्त मंत्री भी कल दिल्ली में होंगी और सारे मंत्री और मंत्रियों के अलावा जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा बाकी बड़े पदाधिकारी कल एक तरह से समझ लीजिए कि युद्ध छेड़ेंगे कि किस प्रकार ये सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और किस प्रकार से मोदी सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो किसानों के हित का है। और ये जो किसान धरना दे रहे हैं, ये महज बरगलाने में आ गए हैं या एक प्रकार के विपक्ष की राजनीति का शिकार हो गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि क्या इस शक्ति प्रदर्शन से, सरकार की तरफ किए गए शक्ति प्रदर्शन से बाकी जो किसान जो शिंगू बॉर्डर पे बैठा है और बाकी राज्यों के किसान जो आ रहे हैं, क्या वो मानेंगे? और यदि वो नहीं मानते हैं तो सरकार का फिर अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर साल 2020 खत्म होने को है, लिहाजा हर कोई क्रिसमस और न्यू ईयर का इंतजार कर रहा है।
बी टाउन के सितारों पर भी क्रिसमस का खूब रंग चढ़ा हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारी है। किसी के नए साल मनाने का तरीका अलग होता है। जहां पर आप फिलहाल देख सकते हैं कि जब अशनूर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं महाराजा भोग में, आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ बच्चे हैं वो इस पूरे खाने को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इससे एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी जाता है कि ना सिर्फ आपको अपना न्यू ईयर अलग तरीके से मनाना चाहिए, बट अगर आप इतने लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं तो कितना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अशनूर के द्वारा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से ये एक इंडियन ट्रेडिशन वाला खाना है। तो अब अशनूर से जानते हैं कि जब इतने सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान और जब इतना डिलीशियस खाना है अशनूर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब आप जो खुशियाँ होती है स्पेशली फेस्टिवल सीजन्स के अराउंड उसे स्प्रेड कर सकते हैं एंड और लोगों, क्योंकि वही होता है जितनी खुशियाँ आप बांटते हो उतनी खुशियाँ और बढ़ती जाती हैं। तो वही यहाँ हो रहा है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। 2020 कैसा गया था, मुझे ये बहुत जानना है। स्टार्ट तो अभी तो एंड होने वाला है, स्टार्टिंग वाज ऑल टुगेदर पूरी डिफरेंट थी। जी जी बिल्कुल। स्टार्टिंग ऑफ 2020 तो हमने सीजन 2 स्टार्ट किया था पटियाला वेव्स का, अभी शुरू ही हुआ था उस टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन शो बंद करना पड़ा। उसके बाद 1-2 महीने वी वर ऑल वेरी स्कैर्ड, सब अपने घर पे थे, लॉकडाउन था। तरह इस बार भी जो है क्रिसमस धूमधाम से तो नहीं बट थोड़ा तो मनाया ही जाएगा। हमारे साथ है अक्षता जो हमारे साथ सेलिब्रेट करने वाली है क्रिसमस। तो चलिए जानते हैं कि अक्षता क्या करने वाली है और क्या प्लान्स हैं उनके। ओके, सो आज तो मैं ये क्रिसमस ट्री जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ क्यूट जैसे कि ये स्टिक्स हैं, सांता क्लॉज हैं। क्रिसमस यानी कि सांता क्लॉज इज अ मैंडेटरी, और ये स्टार है या एंड द स्टार्स। सो इन सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। बहरहाल ये क्रिसमस ट्री भी आपके पास है, क्रिसमस का मौका भी, और आप बहुत खूबसूरत लग भी रही हैं। पायल, आप कहाँ जा रही हैं, जरा दर्शकों को ये एक टिप ऑफ भी देते जाइए। Christmas has always been my favorite because I have been passed out from a convent school. तो Christmas तो मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। तो लाइक विदाउट क्रिसमस ट्री तो अच्छा, कोई कैरल हो जाए, थोड़ा मस्ती मजाक का जो माहौल आपने बांधा है, कुछ एक एनी फेवरेट कैरल ऑफ योर्स? My favorite means like I love that putting all the songs like and then playing the music and the kids roaming around like in around, so I love that a lot. भारत दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारी में जुटा है, क्योंकि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए सभी राज्यों में वैक्सीन के स्टोरेज और स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम भी किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे वैक्सीन रखने के लिए देश भर में कोल्ड चेन पॉइंट्स तैयार हैं। इसके लिए डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, वॉकिंग कूलर, वैक्सीन करियर, थर्माकोल करियर, मोबाइल वैन्स जैसी चीजें देश भर में पहुंचाई गई हैं, क्योंकि दावा है कि -40 डिग्री पर वैक्सीन को स्टोर करना होगा, जिसके लिए ये कोल्ड स्टोरेज देश की अलग अलग जगह तैयार किए गए हैं। साथ ही इनके मैनेजमेंट के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक अब तक देश भर के 260 जिलों में 20,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। रेवाड़ी और नूह जिले को भी हम वैक्सीन की उपलब्धता कराते हैं, और अभी जो है हमारा रीजनल वैक्सीन स्टोर और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पटौदी में शिफ्ट हो रहा है, और जहाँ पर ये हमारी सारी मशीनरी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल पुराना जहाँ पहले ये उपलब्ध था या वैक्सीन स्टोर था, वहाँ से अब ये पटौदी हमने शिफ्ट कर लिया है। आने वाले दिनों में हम वहीं से वैक्सीन बाकी सभी जिलों में या जिले के अन्य हिस्सों में प्रदान की जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन के स्टॉक और टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए CO-WIN नाम के प्लेटफॉर्म को भी डेवलप किया गया है, ताकि टीकाकरण पर पैनी नजर रखी जा सके। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरह कोल्ड स्टोरेज की जो डिब्बे हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, जगह जगह इनको लगा। लखनऊ में भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी होने के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ भी टीकाकरण के लिए जरूरी चीजें पहुँचाई गई हैं। यदि लखनऊ की बात करें तो किस प्रकार से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, तो कोल्ड चेन मुख्यालय पे आ चुके हैं इंडिया न्यूज। और यदि बात करें यहाँ के तो आप देखिए ये जो फ्रीजर हैं ये आ चुके हैं यहाँ पे, और जो अन्य फ्रीजर हैं वो भी हैं, और इसी पे जो वैक्सीन है वो रखी जाएगी। और यहाँ से जो पब्लिक कैरियर वाहन होगा, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ होंगी, उसके लेके पब्लिक तक पहुँचाई जाएंगी। कुल मिलाकर टीकाकरण की इन तैयारियों को देखकर कह सकते हैं कि देश तो तैयार है, बस वैक्सीन का इंतजार है। अमेजन विवाद मामले में कोर्ट ने राज ठाकरे को नोटिस भेजा है।
अमेजन विवाद मामले में दिंडोशी कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने उन्हें 5 जनवरी से पहले अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। मराठी भाषा को लेकर अमेजन ने एमएनएस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के वानीगाम क्रीरी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों में एक शीर्ष कमांडर भी शामिल था। राजस्थान में जयपुर के प्रागपुरा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में जन रसोई की शुरुआत की। यहां बेघर और बेसहारा लोगों को सिर्फ 1 रुपए में दोपहर का भोजन मिलेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाए जाने का ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि 20,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में FIH पुरुष विश्व कप 2023 के मैच खेले जाएंगे। BCCI की आम सभा की 89वीं सालाना बैठक में IPL 2022 के लिए 2 नई टीमों की मंजूरी दी गई। इसके बाद IPL 2022 में अब 8 की जगह 10 टीमें खेलेंगी। और अब चलते चलते आज का गीत। आज मशहूर अभिनेता अनिल कपूर का जन्मदिन है। 64 साल के हो चुके अनिल कपूर ने अब तक के अपने 40 साल के फिल्मी सफर में कई सुपरहिट फिल्में दी। साल 1994 में आई उनकी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के इस खूबसूरत गीत के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।